हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने अपनी आपको सब पढ़ाया था लायबिलिटी कि लायबिलिटी किस किस पे लगती है और कौन कौन सी लायबिलिटी होती है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसी हिसाब से आज हम आईपीसी का सेक्शन 35 से लेकर 52A तक कवर करेंगे, जिसमें कि मैं आपको 35 सेक्शन बताता हूँ। सेक्शन होता क्या है इसमें दोस्तों। 35 में क्या कहा गया है, सेक्शन नंबर 35 ऑफ आईपीसी, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि अगर ऐसा कोई कार्य है जो इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान, आपराधिक जो अपराध है उसकी नॉलेज और उसके इंटेंशन से किया गया हो। ठीक है, कोई भी ऐसा आपराधिक कार्य है जो अपराध है, मैं सिंपल समझो कि कोई भी ऐसा आपराधिक कार्य जो अपराध है वह उसका ज्ञान कि जो वो कार्य कर रहा है, आपराधिक कार्य जो कर रहा है उसका ज्ञान और उसके इंटेंशन, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन में। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं अच्छे से, व्याख्या इसकी पूरा उसका परिभाषा है उसको। जब कभी कोई कार्य है, जब भी कोई कार्य से मीन आपराधिक कार्य से, जब कभी कोई आपराधिक कार्य है जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने के कारण ही आपराधिक है, मतलब कोई भी आपराधिक कार्य है जिसमें उसकी इंटेंशन और उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वो आपराधिक है। मान लो कई बार ऐसा होता है कि इंटेंशन नहीं होती इंसान की या उसकी नॉलेज में नहीं होता और उसके बाद वो अपराध हो जाए तो वो आपराधिक कार्य में नहीं आएगा, बट लेकिन उसका ज्ञान और आशय दोनों इसमें मेन है। इसमें ज्ञान होना चाहिए, जो आपराधिक ज्ञान जो उसको पता होना चाहिए कि जब मैं अपराध करूंगा तो उसमें क्या होगा, और उसकी इंटेंशन इसमें होनी चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से मतलब ऐसे व्यक्तियों में से जो उसने कहा है वो किसने कहा है कि जो व्यक्ति होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे, तभी ऐसे व्यक्तियों में से बोला है। अब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति, उसका जो कई व्यक्ति होंगे उसमें से हर एक व्यक्ति जो ऐसा ज्ञान, जो ऐसी नॉलेज और उन सबकी इंटेंशन से उस कार्य में सम्मिलित होता है, मतलब जितने भी व्यक्ति उसमें है इंक्लूड हैं। मैंने आपको सेक्शन 34 समझाया था, कॉमन इंटेंशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। तो जो व्यक्ति होंगे उन सबका ज्ञान और उन सबके आशय उस आपराधिक कार्य में सम्मिलित होना चाहिए। उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होंगे जो वो आपराधिक कार्य कर रहे हैं, उसी हिसाब से उन सबकी लायबिलिटी होनी चाहिए। सब उन सबकी जो लायबिलिटी एक ही होनी चाहिए, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया है। मानो कि जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उन सबका जो ज्ञान है, उन सबकी जो आशय है, उनकी नॉलेज जो उनका इंटेंशन है, उन सब से जो कोई आपराधिक कार्य करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि उन वो सब में से जो कर रहे हैं वो सारे एक ही हैं। मतलब एक ही होने का मतलब है कि जो सबके ऊपर वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वो सबके ऊपर एक ही सेक्शन एप्लीकेबल होगा। मान लो कोई भी सेक्शन हो XYZ 323 का हो, जिसमें कि गौरवपति होती है, मारपीट जिसमें कर देते हैं, मारपीट वाला हो, सबने दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उन्होंने सबने अपनी इंटेंशन बनाई कि उसमें उनको मारना है। जब मारने के लिए सबकी इंटेंशन एक है, सबकी नॉलेज एक है, तो सबके ऊपर सेक्शन वो एक ही एप्लीकेबल होगा, जैसे सेक्शन 34 एंड सेक्शन 323 इस तरीके से। तो ये सेक्शन इस बारे में ही बोलता है, सेक्शन 35 की सबका इंटेंशन और सबकी नॉलेज एक जैसी होनी चाहिए, और जो सबके ऊपर केस फाइल होगा वो एक ही सेक्शन में सबके ऊपर एक तरीके से किया जाएगा। सेक्शन 36 क्या कहता है, असतय कार्य है। असतय मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा, इसको हम जोड़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा से, तो थोड़ा थोड़ा में कुछ एक हाफ बोल देते हैं, पार्टली इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पार्टली, कि मतलब आधा कार्य और आधा उसका लोप। ठीक है, असतय कार्य द्वारा और असतय लोप द्वारा कारित परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, इन सबके आधा वो आपराधिक कार्य कर रहे हैं और आधा वो उसमें लोप करते हैं, तो उसके द्वारा उसका क्या परिणाम होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा, कार्य आपराधिक से ही होगा, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है। मतलब जहां पर कोई कार्य, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो और उस कार्य का लोप किया गया हो, जिससे कि वो उसका परिणाम अगर कोई निकलता है तो परिणाम भी कार्य है, और उसका जो प्रयत्न होता है, प्रयत्न मतलब जो उन्होंने उसमें अटेम्प्ट किया करने के लिए, वो भी अपराध है। वहां यह समझा जाना चाहिए कि उस परिणाम का असतय कार्य और असतय लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। मतलब
जो वो प्रयत्न कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन सबसे यही चीज माननी चाहिए थी कि जो वो कार्य कर रहे हैं अतः जो वह लोग कर रहे हैं वो अपराध की श्रेणी में आएगा, चाहे वो थोड़ा थोड़ा किया हो या वो एक साथ किया हो। इसका मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ। दृष्टांत में मैंने लिखा हुआ है जैसे ए असत है बी को, ए इसमें एक एक्यूज पर्सन है, बी इसमें एक व्यक्ति है। ए असत है बी को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके, मतलब ए जो होता है बी को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके, ठीक है। और असत है बी को पीट कर अस्य बी की मृत्यु कारित करता है, तो ए ने हत्या की, मतलब ए ने उसको असत्य भोजन देने का अवैध करा है। अवैध मतलब गलत तरीके से उसको खाना देने की, होता ना कि भाई खाना थोड़ा दिया, उल्टा सीधा दिया, खराब दिया, बेकार दिया, तो इस तरीके से लोप करके और फिर बी को पीट कर इंटेंशनली उसकी मृत्यु कर देता है, तो वो ए की हत्या, ए ने हत्या उसमें की है, मतलब उसमें उसके इंटेंशन का भी है और उसने उसको असत्य खाना भी दिया और असत्य उसके लोभ भी किए, ठीक है। असत्य उसमें कार्य भी हुआ, कार्य तो वही हुआ पीटना और भोजन देना, इसका एक लोप हो गया कि एक भोजन देना अवैध रूप से, कोई गलत तरीके से उसको भोजन देना। तो इसमें सेक्शन 37 है, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्य, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से एक को करके सहयोग करना, ठीक है। इसमें आपको समझाता हूं, जबकि कोई अपराध कई कार्य द्वारा किया जाता है, जबकि एक अपराध है और उसमें कई सारे आपराधिक कार्य होते हैं, मतलब एक होता है कि सामान इकट्ठा करना। सामान इकट्ठा करने में जैसे आप मान लो कि भाई मारपीट के लिए या किसी विधि विरुद्ध जमाव के लिए, जैसे बारूद इकट्ठा करना हो गया, चाकू वगैरह मारपीट के लिए, इस तरीके से सामान इकट्ठा करना, वो सब इन सब में आएगा जो आपको बताया मैंने। जबकि कोई आपराधिक कार्य हो में कई कार्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उन कार्यों में से हर एक कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए किए जाने के साथ से सहयोग करता है, मतलब जो भी वो आपराधिक कार्य कर रहे हैं उन अपराध के लिए सबका इंटेंशन और सबका सहयोग एक साथ होना चाहिए कि वह उस अपराध को करता है। सिंपल सा सेक्शन बोलता है। इसमें आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि 2-3 व्यक्ति हैं, एक बाइक पे जा रहे हैं और किसी महिला की वो चैन चुराते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति जो होता है वो होता है मेन एक्यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं उसने उसकी चैन पकड़ी और तोड़ी और वो गया। 2 व्यक्ति उसके साथ में होते हैं जिसको बोलते हैं को एक्यूज्ड, एक बाइक चला रहा होता है, पीछे बैठा होता है कि जिससे कि वो इंसान कोई पकड़ा ना जाए। तो इसमें सिंपल सा बात यह है कि जो सहयोगी है, मतलब को एक्यूज जिसको मैं बोल रहा हूं, तो उसके बारे में बताया गया है सेक्शन, कि जो सेक्शन बोलता है वो बोलता है को एक्यूज की बात, बस सहयोगी की बात, सह सहायता जो करता है उसकी, उसके लिए ये सेक्शन 37 बताया गया है। तो उसमें जो बाइक चला रहा है वो व्यक्ति वो क्या एक्यूज है, और जो बीच में जिसे चैन तोड़ी है वो उसमें मेन एक्यूज है, और जो इसमें पीछे बैठा हुआ है वो इसमें को एक्यूज है। तीनों की इंटेंशन एक थी कि चैन तोड़नी है। तो इसी हिसाब से जो सेक्शन 37 बोलता है वो इसी चीज को बोलता है को एक्यूज्ड के लिए, कि भाई अगर उसका सहयोग करने में जो व्यक्ति होंगे उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों सेक्शन 37 की 2 इलस्ट्रेशन है, 2 दृष्टांत हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहला दृष्टांत क्या कहता है, ए और बी अलग अलग रूप से और भिन्न समय पर, मतलब अलग अलग समय पर सी को जहर की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने में सहमत होते हैं। मतलब एक व्यक्ति ए है, एक बी है, जो अलग अलग रूप से अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम पर जो सी है, सी व्यक्ति जो है उसको छोटी छोटी मात्रा में, मतलब लिटिल क्वांटिटी के हिसाब से उसकी हत्या करने में सहमत होते हैं, ठीक है। ए और बी सी की हत्या करने की इंटेंशन से सहमति के अनुसार सी को जहर देते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ए और बी की अपनी दोनों की इंटेंशन होने के अकॉर्डिंग और सी को अपनी सहमति से जहर देते हैं। यहाँ इस प्रकार दिया गया जहर की मात्रा के प्रभाव से जो सी है वो मर जाता है। यहाँ पर मतलब इतने थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी मात्रा क्वांटिटी में देने के बाद जो सी है उस जहर की मात्रा के प्रभाव से सी जो मर जाता है। यहाँ ए और बी हत्या करने के साथ साथ सहयोगी करते हैं, मतलब यहाँ पे ए और बी जो होते हैं वो हत्या करने में सहयोग करते हैं। और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है, क्योंकि उनमें से ए और बी जो व्यक्ति हैं वो हर उन दोनों में से दोनों ही अपने ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसमें मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं। यद्यपि
उनके कार्य अलग अलग थे। मतलब कि वो दोनों ए और बी जो थे वो उनकी हत्या करने में सहमत होते हैं और दोनों अपराध के दोषी होते हैं, चाहे उनके समय या उनके जो कार्य हैं वो थोड़े थोड़े टाइम बाद हों या उसको धीरे धीरे कर रहे हों, बट लेकिन दोनों की इंटेंशन इसमें सी को जहर दे के मारने की थी। तो इसमें बताया गया, जो मैं आपको बता रहा था, सहायता, जो सहायता वाला सेक्शन था 37 उसके रिगार्डिंग। और उसका सेकंड इलस्ट्रेशन है वो क्या कहता है, एक्स और वाई दो जेलर हैं, संयुक्त जेलर हैं, मतलब एक जेल में दो जेलर हैं और अपनी उस हैसियत से वे एक कैदी जेड को बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण बाहर रखते हैं। मतलब जो एक्स और वाई जो जेलर हैं उसे अपनी हैसियत से, मतलब अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो जेड है वहां पे कैदी, उसको बारी बारी से अपने संरक्षण में, मतलब अपने संरक्षण के हिसाब से कि भाई उसको जो बाहर होता है संरक्षण में उसके हिसाब से उसको रखते हैं। ठीक है। जेड को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन एक्स और वाई को दिया जाता है, मतलब जेड जो कैदी है उसको जो खाने के लिए उसको भोजन दिया जाता है, उसमें एक्स और वाई जो जेलर हैं उनके पास वो भोजन आता है। वह भोजन इस आशय से कि जेड की मृत्यु कारित कर दी जाए, जो वह खाना उसको देते हैं उसकी उस इंटेंशन से कि जो जेड की उसकी मृत्यु कारित कर दी जाए। हर एक अपनी हाजिरी के काल में, हर एक जो जेलर है वो अपनी हाजिरी के काल में जेड को लोप करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। मतलब वह जो खाना उनको मिलता है वो उसको रोक लेते हैं, रोकने के बाद जैसे जेड की टाइम आया 6 घंटे का, उसने उसको खाना नहीं दिया, वाई का टाइम आया 6 घंटे का तो वाई ने उसको खाना नहीं दिया। तो इसी हिसाब से अपनी अपनी हाजिरी में वे जो जेड को खाना नहीं देते, खाना देने का लोप करते हैं, उसी अवैध रूप से यह जानते हुए सहयोग करते हैं कि जेड भूख से मर जाएगा। वे चीज को जानते थे कि भूख से मर जाएगा। जो उनका इंटेंशन थी वो ये थी कि वो कि खाना उसको हम देंगे नहीं तो खाना ना मिलने के कारण भूख से मर जाएगा। एक्स और वाई दोनों जेड की हत्या के दोषी हैं। मतलब इसमें आपको वही सहायता के बारे में बताया है कि जो दोनों की सहायता के अकॉर्डिंग जो अपराध किए जाते हैं, उसीलिए ऐसे ऊपर बताया गया है। तो 37 का लिस्टेशन ये पूरा हो चुका है। इसी तरह सेक्शन 38 जो बोलता है, क्या बोलता है, आपराधिक कार्य में संयुक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। मतलब आपराधिक कोई कार्य है उसमें जो संयुक्त व्यक्ति हैं, मतलब जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो उसमें हैं वो अलग अलग अपराध के लिए दोषी हो सकेंगे। मतलब एक अपराध में जैसे उन्होंने एक अपराध किया पर उसके लिए सजा उनको अलग अलग हो सकती है। सेक्शन 38 इस बारे में बात करता है। जैसे कि जहां की कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने में लगे हुए या संयुक्त हैं, मतलब जहां भी अगर कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति से मतलब है जो आपराधिक व्यक्ति होते हैं, आपराधिक व्यक्ति हो आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संयुक्त हैं, मतलब दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं, वहां वह उस कार्य के आधार पर अलग अलग अपराधों के दोषी हो सकते हैं। वहां वह उस कार्य के आधार पर अलग अलग अपराध के दोषी हो सकेंगे। जैसे इसका दृष्टांत है, मैंने दृष्टांत लिखा हुआ है इसमें, दृष्टांत ए, इलस्ट्रेशन इसका, ए गंभीर प्रकोपन ऐसी परिस्थितियों के अधीन सी पर आक्रमण करता है। ए जो है इसमें आपराधिक व्यक्ति है, सी जो है इसमें जो व्यक्ति मरता है सी उसके बारे में बताया गया। ए क्या है कि गंभीर प्रकोपन के ऐसी परिस्थितियों के अधीन सी पर आक्रमण करता है। ए सी पर आक्रमण करता है जो कि सी ए के द्वारा वध किए जाने केवल ऐसे आपराधिक मानव वध हैं जो हत्या की कोटि में नहीं आते। मतलब सी जो है उसको इस तरीके से मारता है कि जो उसका प्रकोपन है, जो उसका मारने का तरीका है, वो जो इसमें जो आपराधिक मानव वध है, ये सेक्शन 299 बताएगा, आईपीसी का सेक्शन 299 आपराधिक मानव वध की बात करता है। ठीक है। और इसमें जो सेक्शन 300 है वो हत्या की परिभाषा की बात करता है कि हत्या की किस किस परिस्थिति में किस किस श्रेणी में हत्या की जाएगी। और सेक्शन 299 है ये जो आपराधिक मानव वध की बात करता है, ये किस श्रेणी में किए जाएंगे। जबकि इनके जो इनमें सजा दी जाएगी, जैसे हत्या होती है, हत्या में परिभाषित 300 में है, बट 302 में उसकी सजा का प्रावधान है। ऐसे इसमें ये जो मानव वध है 299, ये बताया गया है कि सी के द्वारा वध किया जाना केवल ऐसे आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। मतलब सी ने उसके साथ ऐसी मारपीट की कि जिससे कि वो मर तो गया, पर लेकिन उसको मारना, उसको पीटना चाहता था इस तरीके से कि वो हत्या की कोटि में ना आ सके, और जबकि आपराधिक मानव वध की कोटि में वो आ जाए। ठीक है। मतलब मारना चाहता था पर लेकिन वो हत्या की कोटि वाला नहीं। इसमें आपको समझाऊंगा आगे कि सेक्शन 299 और 300 क्या डिफरेंस है, बिकॉज ये बहुत मेन पॉइंट है इन दोनों के। ठीक है। कोटि में ना है। बी जो सी से वैमनस्य रखता है, बी इसमें थर्ड पर्सन है। बी जो सी से मैनसीरिया के अकॉर्डिंग उससे
मतलब लड़ाई करता है या वो खुद चाहता है कि जो सी है उसकी मृत्यु हो जाए, तो जिस हिसाब से मेहनत से रखता है। सी, यहाँ यद्यपि ए और बी दोनों सी की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, जबकि जो ए और बी हैं वो दोनों सी की मृत्यु कारित करने में लगे, मतलब वो सी को मारना चाहते हैं, बट जो ए है वो आपराधिक मानव वध के अकॉर्डिंग, बिकॉज कि जिसमें कि भाई वो हत्या की कोटि में ना है, और जो सी है वो उसको मारना चाहता है, ठीक है, मिट करने में लगे हुए हैं। जबकि बी हत्या का दोषी है, और जो बी है वो उसकी हत्या ही करना चाहता था, मतलब उसकी जो इंटेंशन थी वो उसको हत्या करने की ही थी। और सी की इसमें इंटेंशन का पता चलता है कि उसकी आपराधिक मानव वध में आता है कि उसने उसके ऊपर मारा, पर लेकिन उसकी वो ये नहीं चाहता था कि वो मर जाए, तो इसीलिए जो बी है वो हत्या का दोषी होगा और ए केवल आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। मतलब इसमें दोनों दोनों सजा अलग अलग दी गई है, जबकि वो व्यक्ति जो सी है वो मर गया है इसमें, पर दोनों की जो सजा है वो अलग अलग है। तो सेक्शन 38 ए कहता है कि अलग अलग अपराधों के दोष हो सकेंगे, आपराधिक कार्य एक ही होगा और संयुक्त व्यक्ति होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे और अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जो अलग अलग अपराध हैं उसको अलग अलग तरीके से सजा मिलेगी। दोस्तों, सेक्शन 39 स्वेच्छा मतलब वॉलेंट्री। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब उसे उन साधनों द्वारा कारित किया जाता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो वह उसके द्वारा साधन जो उसके पास होता है उसके द्वारा अगर वो कारित करता है, तो जैसे इसमें कारित करने के लिए उसका आशय, उसका इंटेंशन जरूरी है। आशय उन साधनों द्वारा कारित करता है कि साधनों में काम लेते समय वह यह जानता था, मतलब वह उसको जानता भी था कि जिस चीज को वो कर रहा है कि वो एक आपराधिक कार्य है। विश्वास करने का कारण, वह विश्वास करने का कारण रखता है कि उसका कारित होना संभाव्य है, वह जो भी वो करेगा वो उसका संभाव्य है। इसी तरह से इसका आप इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा स्वेच्छा होता क्या है, ठीक है। जैसे ए लूट करने के लिए एक बड़े नगर में, एक ए व्यक्ति है जो लूट करने के लिए एक बड़े नगर, मतलब बड़े नगर में डिस्ट्रिक्ट एरिया, एक नगर में एक बसे हुए घर में रात को आग लगाता है। मतलब एक व्यक्ति है जो लूट करने की अपनी इंटेंशन से किसी भी बड़े नगर में जिसमें एक घर है वहां पे एक रात को समय में आग लगाता है, और इस प्रकार एक व्यक्ति की उसे मृत्यु कारित कर देता है। जब वह उस घर में आग लगाता था, उस घर में एक व्यक्ति होता है, वो सो रहा था और उसकी उसमें मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ एक की इंटेंशन भले ही मृत्यु कारित करने की ना रही हो, भले ही चाहे इसमें एक की जो इंटेंशन है वो मृत्यु कारित की नहीं, सिर्फ लूट करने की थी, और वह दुखी भी है, जबकि इसमें ए जो है वह दुखी होता है परंतु उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है। वह दुखी बेशक हो पर उसके जो कार्य करा है उसके कार्य से मृत्यु कारित है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसे स्वेच्छा से मृत्यु कारित की है। मतलब ए को पता नहीं था कि भाई उसमें जहां मैं लूट कर रहा हूँ, देखो उसको पता नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात का टाइम है, घर में सभी इंसान होते हैं, तो वो अपने इंटेंशन को खाली लूटने के लिए बेशक गया हो, पर लेकिन उसको इतना पता होना चाहिए कि रात का टाइम है तो इसमें कोई ना कोई फैमिली रह रही होगी, जिससे कि उसने अपने इंटेंशन को ये नहीं सोचा कि उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी वहां पे। बट लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह ये नहीं कहा जाएगा कि खाली मैं लूट के लिए आरोपी हूं, मृत्यु के लिए नहीं, बिकॉज उसने उसकी मृत्यु से कारित की है। तो सिंपल सा है, वैसे प्री के हिसाब से आता है, मेंस में आता नहीं, सिंपल सा पूछते हैं सेक्शन 39 में क्या कहते हैं या स्वेच्छा को इस सेक्शन में दी गई है, पर लेकिन मैंने आपको और समझा दिया है कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एक सेक्शन 41 क्या कहता है, ये सब प्री के अकॉर्डिंग ही है। सेक्शन 34 से जो 49 पढ़ाया था वो मेंस था, उसके बाद जो पढ़ाया था आपको लाइबिलिटी वो मेंस थी, ये सब प्री के हिसाब से है। जैसे विशेष विधि कौन सी होती है? विशेष विधि वह विधि होती है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होती है, मतलब किसी विशिष्ट कार्यों पर या किसी विशिष्ट केसों पर लागू होती है। जैसे कि पोस्को एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2020 और 2012, पोस्को एक्ट जो इसमें होगी, इसमें स्पेशल लॉ होगा, ये एक स्पेशल विशेष विधि होगी। ऐसी डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो ये इस तरह की विधि होती है सब स्पेशल विधि होती है। जैसे सेक्शन 42 स्थानीय विधि मतलब होता है लोकल लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है, मतलब भारत किसी विशिष्ट एरिया पर लागू की जाती है, एरिया पर, स्टेट पर। जैसे स्टेट की अलग विधि होती है, मतलब लॉ भी होते हैं, सेंट्रल लॉ भी होते हैं, जैसे मेजर लॉ, माइनर लॉ इसको हम बोल देते हैं। जैसे पंचायत क्या होता है कि हरियाणा में पंचायत चलती ज्यादातर, तो वो एक वहां की स्थानीय विधि है, लोकल लॉ है।
इसी हिसाब से दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि दिल्ली सिर्फ वो दिल्ली पे ही लागू किया जाएगा, रेंट कंट्रोल एक्ट जो होगा वो पूरे सेंट्रल के हिसाब से नहीं चलेगा, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर जगह को कवर कर रही है। इसी तरीके से यूपी जमींदारी एक्ट मैंने इसमें लिखा है। यूपी जमींदारी एक्ट क्या होता है, जो यूपी की जमीन से रिगार्डिंग जो भी एक्ट बना हुआ है वो, तो इसीलिए इसमें बताया गया जो स्थानीय विधि लोकल लॉ होता है। इसी तरीके से सेक्शन 43 बोलता है अवैध, मतलब इलीगल। इलीगल करने के लिए वैध रूप से अभद्र, मतलब इलीगल करने के लिए वैध रूप से अभद्र जो होते हैं। अवैध शब्द उस बात को लागू करता है, अवैध शब्द उस बात को कहते हैं जो अपराध हो। अवैध जो होगा, इलीगल जो होगा हमेशा आपराधिक होगा, वो एक्ट से हटके होगा। मतलब जो एक्ट में लिखा है वो तो सब लीगली होता है, उसके बाद जो इलीगल होता है वो उस तरह से बताया। जैसे देखो, या जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो, जो लॉ ने उसको प्रोहिबिट किया है, प्रतिबंध किया है, उसके द्वारा हो, या जो सिविल कार्य के लिए आधार उत्पन्न करती हो, या जो सिविल केसों में वो क्रिमिनल ना होकर वो मैटर सिविल में जाए, उस पर आधार उत्पन्न करती हो, तो इसी से बोलते हैं इलीगल। जैसे मान लो कि अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ए एक व्यक्ति है, बी उसको धमकी देता है कि भाई उसके पैसे हैं, आप ए के पैसे हैं बी के पास, बी उसको बोलता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप पे जो होता है कर लो, अगर मेरे घर आओगे तो आपको मार दूंगा। तो इस तरीके से फिर वो जाता है पुलिस स्टेशन वगैरह, तो वहाँ पे कंप्लेंट लिखता है कि जी मैंने उसको ऐसे ऐसे पैसे दिए थे, ऐसे ऐसा वो मुझे पैसे देने से मना कर रहा है, और उसमें मैं अगर वो उसमें इस पॉइंट को डालता है कि वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है तो वो हो गया इलीगल। और अगर वो इसमें इस पॉइंट को नहीं रखता कि भाई वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, वो सिर्फ ये कहता है कि उसने मेरे से पैसे लिए, वो मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा, तो वो आ जाता है सिविल में। इसलिए बताया गया इलीगल क्या है, और मतलब जो विधि द्वारा प्रतिबंधित हो वो इलीगल है, और जो सिविल केस में उत्पन्न करती हो वो, जो अगर सिविल केस में अगर आता है तो वो इलीगल में नहीं आएगा। दोस्तों, सेक्शन 44 से लेके 52 तक ये सारे प्री के हिसाब से अकॉर्डिंग मेंस, मतलब प्री के अकॉर्डिंग ही आपको ये ध्यान देना है इन पे, क्योंकि प्री में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सेक्शन 44 क्षति, मतलब इंजरी किस शब्द में आता है? इंजरी किसी भी प्रकार की अपहानि का घोतक है, मतलब कोई भी अपहानि होती है उसका एक घोतक है। जो व्यक्तियों के शरीर, आपको याद रखना, इसमें बहुत पूछा जाता है इंजरी में सेक्शन 44 में कि किस किस चीज का घोतक होना चाहिए अपहानि के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो कि जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति, मतलब रेपुटेशन, या उसकी संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो, मतलब उसको इंजरी कहते हैं। इंजरी में जो ये चार चीजें हैं, शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति, इन चारों चीजों से जो अवैध रूप से कारित हुई हो, अवैध रूप से की गई हो, तो इसमें ही इंजरी आती है, इन चारों चीजों में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, 3 ऑप्शन इसका दे देंगे, किसी और का दे देंगे, इसी तरीके से बोल देंगे, ये 3 पॉइंट दे देंगे इनमें से, या बोल देंगे डायरेक्टिंग कि भाई ये तीनों ही ठीक है या ये तीनों ही गलत हैं, या 2-2 करके दे देते हैं। मतलब इसी तरीके से फिर ये पूछा जाता है। सेक्शन 45 जीवन किसको बोलते हैं? लाइफ, मानव के जीवन का घोतक, जो आदमी का, मानव का जीवन है उसी को जीवन कहते हैं। बस इस हिसाब से जीवन में इतना ही है, सिर्फ इसको इतना देखना है। ऐसे ही 46 है मृत्यु, मानव की मृत्यु का घोतक। बस यही 2 ऐसे याद रखने हैं आपको, ठीक है ना? बस खाली सेक्शन का कोड याद रखना है कि 46 सेक्शन क्या कहता है और 45 सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 47 है जीव जंतु के में क्या है कि जो मानव के शरीर से अलग, मानव से भिन्न किसी जीवधारी का घोतक हो, मतलब कोई मानव को छोड़ के एक ह्यूमन व्यक्ति, मतलब ह्यूमन जो होते हैं उनको छोड़ के, और जो भी जीवधारी होंगे वो सब जीव जंतु में आते हैं। जलयान क्या होता है? किसी चीज का घोतक जो मानव या संपत्ति को जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो, मतलब जो मानव और संपत्ति होती है उसको जल के परिवहन के द्वारा बनाई गई। बस इतना याद रखना आपको सेक्शन 48 की क्या कहता है। सेक्शन 49 वर्ष और मास, मतलब साल, ईयर और मंथ। ईयर मंथ में वो ये होगा जो ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार जो हम अपना ईयर और मंथ्स जो हम रेगुलर देखते हैं वही है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, ईयर और मास के बारे में इतना बताया गया। सेक्शन 50 में बोलते हैं धारा किसको बोलते हैं, मतलब सेक्शन किसको बोलते हैं? सेक्शन 50 धारा, सेक्शन किसको बोलते हैं? सिंपल से याद रखना, संहिता के किसी भी अध्याय के उन सभी भागों में से किसी एक का घोतक है जो सिरे पर लगे संख्याकों द्वारा विभिन्न किए गए हो। मतलब कोई भी धारा किसी भी अध्याय मतलब किसी भी चैप्टर का वो भाग है जो किसी भी घोतक को शरीर के लगे संख्या को, मतलब जो हिसाब से मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं ऐसी, इन सबको सेक्शन ही कहते हैं, इन सबको धारा ही कहते हैं, जैसे मैंने लिख रखे हैं। तो उसने यही कहा है कि संख्याओं का सुभिन्न या संख्याओं का सुभिन्न किए गए हो, मतलब अलग अलग इस तरीके से लिखे गए, यही धाराएं हैं।
सेक्शन 51 बोलता है शपथ। शपथ क्या है? ओथ, जिसको हम ओथ बोलते हैं। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सत्य हो, ओथ के लिए मेन है, सत्य हो, उसको ओथ करवाते हैं, जिसको किसी भी लोक सेवक के सामने, किसी भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसके सामने किया जाना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट तो जो ओथ कमिश्नर होते हैं, जैसे कोर्ट में ओथ कमिश्नर वगैरह होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उन ओथ को करने के लिए उनके सामने किया जाना चाहिए, या न्यायालय में, या अन्यथा सबूतों के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा लागू है। मतलब या तो फिर वो जो ओथ होगी वो कोर्ट में दी जाएगी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सत्य हो, ठीक है, उसे जो लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके सामने किया जाना चाहिए, जो कोर्ट होगा, जो न्यायालय होगा, या अन्यथा सबूतों के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब कोई सबूत के लिए उस ओथ को, जो डॉक्यूमेंट है उसको ओथ करवा के देना जरूरी है, वही विधि द्वारा, जो विधि द्वारा लागू हो, जो विधि में ओथ के बारे में बताया गया, बस यही सिंपल सा आपको याद रखना है। सेक्शन 52 बोलता है सद्भावना पूर्वक, मतलब गुड फेथ में करना। कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई है या विश्वास की गई है, कोई बात कोई गुड फेथ में की गई हो या उसके भरोसे पे की गई, उसके ट्रस्ट पे की गई हो, नहीं की जाती तो देखभाल या ध्यान के बिना की गई हो या विश्वास की गई हो। मतलब कोई बात ऐसी होगी या सद्भावना पूर्वक की गई होगी या विश्वास में की गई होगी। अगर इसके बाद नहीं की गई, मैंने इसलिए लिखा है कि देखभाल या ध्यान के बिना की गई हो या विश्वास की गई हो। मतलब या तो उस पर उसकी देखभाल ना की गई हो या उसको ध्यान ना दिया गया हो, पर लेकिन उसे विश्वास किया गया, तो गुड फेथ में आ जाएगा, सद्भावना में आ जाएगा। सिंपल सा आपको याद रखना, सेक्शन 52 सद्भावना की बात करता है बस। इसका दोस्तों सेक्शन 52A रह गया है, वो मैं आपको भी अगले आगे बताऊंगा, वो बहुत मेन है, उसको आप एक बार ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों सेक्शन 52A इसको बोलते हैं संयम, मतलब हार्बर। हार्बर क्या होता है? सेक्शन 157 के सिवाय और सेक्शन 130 में वहां के सिवाय जहां की संयम श्रमित व्यक्तियों की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संयम शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या ना हो जिस प्रकार से इस धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए आता है। दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी हैचुअल ऑफेंडर जो होते हैं या कोई क्रिमिनल होता है जिसपे NBW रखे हैं, नॉन बेलेबल वारंट जो होते हैं, अगर उनको पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं या वो फरार है व्यक्ति, और उस व्यक्ति जो फरार व्यक्ति है उस व्यक्ति को कोई भी अन्य व्यक्ति या उसकी कोई रिलेटिव्स या दोस्त यार, मतलब जो भी होंगे A to Z, जो भी वो व्यक्ति हैं, वो उस व्यक्तियों को, जो अपराधिक है, अपराधिक व्यक्ति जो है, उसको अपने घर में रखता है, आश्रय, उसको भोजन देता है, उसको जल देता है, उसको धन देता है, वस्त्र देता है, आयुध देता है, मतलब आर्म्स वगैरह, बंदूक वगैरह, उसको गोला बारूद देता है, या परिवहन के साधन देता है, मतलब आने जाने के लिए उसको पैसे देता है, या उसको अपनी गाड़ी वगैरह देता है। अगर जो भी व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद करेगा, जो अपराधिक व्यक्ति अगर उसकी वो मदद करता है, तो उसके लिए ये सेक्शन बताया गया है कि उसके ऊपर भी केस फाइल किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे लिखा है ना सिवाय, ये सिवाय जहां पे लिखा हो ये बहुत मेन चीज होती है। सिवाय जहां पे सिवाय लिखा हो तो वही कहीं ना कहीं उस पर दूसरा पॉइंट भी होता है। ये एक्सप्लेन में मान लेना आपकी उसका सिवाय, इसमें लिखा हो कि धारा 157A के सिवाय और धारा 130 में, इन दोनों में ये चीज बताई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति में मैंने आपको बताया था पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर पत्नी है उसकी या उसका पति है, वो उसको शेल्टर देता है, तो आश्रय देता है, भोजन देता है, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद वगैरह कुछ भी देता है, या उसको बचाने की कोशिश करता है, तो वो जो, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, वो इस सेक्शन 52A में नहीं आएगा। मतलब उसको इस चीज के लिए बचाव दे रखा है, क्योंकि उसका हक बनता है, वो अपने पति को बचाती ही बचाएगी, या पति बचाएगा ही बचाएगा अपनी पत्नी को। तो इसलिए आप सिंपल सा रखना कि इसमें जो दिया गया है, इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी रिलेटिव, दोस्त, A to Z कोई भी व्यक्ति होगा, उसके ऊपर ये सेक्शन लागू किया जाएगा 52A, और बट उसकी पत्नी हो या पति हो तो उसके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं किया जाएगा, सेक्शन 157 के सिवाय और सेक्शन 130 में इसके बारे में बताया गया है। सिंपल सा आपको चीज याद रखनी है। दोस्तों मैंने अपना सेक्शन 52A तक कंप्लीट कर दिया है, और यहीं पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो सेक्शन 52A के बाद की बनाऊंगा, और उसमें जो मेन होगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिकॉज सेक्शन 511 सेक्शन पूरी IPC में है,
तो जो मेन चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जो प्री में भी मेंस है और प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेन से भी इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको लेकर चलूंगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सेक्शन 35 से लेकर 52A तक, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट करना। थैंक यू।